वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 22/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्ट में जो है एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 22/8/2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 22/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट यानी कि डिस्काउंट देने के बाद 17% का लाभ यानी कि प्रॉफिट प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 15% का छूट दिया जाएगा तब उसका लाभ परसेंट कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो क्या बोला गया कि 100% वाले सामान को कितने प्रतिशत के लाभ में शुरुआत में बेचा गया, 17% के लाभ में। तो 100% का सामान 17% के लाभ में बेचा होगा तो उसने कितने में बेच दिया होगा, 117% में। और 117% के सामान को बेचने से पहले उसने छूट कितना दिया था उस वस्तु पर, तो 10% का छूट दिया था। तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य खुद में, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य खुद के रकम का 100% होता है। तो 100% के सामान का यानी कि 100% के मार्केट प्राइस पर 10% का छूट दिया, यानी कि उसे बेच दिया कितने में, 90% में बेच दिया। यही तो, तभी तो आपका ये बेचने का रुपये में कितना है, एक तरीके से सॉरी परसेंट में ही कितना है, 117% और उसे बेचा कितने में, 90%, यानी कि मार्केट प्राइस के 90% में बेचा है। लेकिन उसे बेचने के लिए कितना में बोल रहा है, अबर जो बोल रहा है दोबारा में कि वह 10% की जगह 15% का उसे छूट देना चाहिए था। यानी कि उसे बेचना कितने में है, तो 15%, यानी कि 100 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 85% में, यानी कि बेचना। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, आपका एसपी परसेंट यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत में उसे दोबारा बेचा जाएगा। तो यहाँ पर से जो आपका हल करेंगे, यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ये आपका 17 बार में चला जाएगा, ये आपका 18 बार में। 9 से काटेंगे तो 2 बार में, यहाँ पर आपका 9 से तो 9 1 और 9 तिया 27, गुना करेंगे 13 × 17 तो आपका हो जाएगा 13 7 91, 9 13 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 22। यानी कि 221 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका एसपी का जो है विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत में बेचा गया वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, ये 11 110, यानी कि फिर पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 5, यानी कि इतने प्रतिशत में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो 100% के सामान को कितने में बेचा, 110.5% में बेचा। तो कितने अधिक में बेचा, तो 100% का सामान है, 110.5% में बेचा, यानी कि 10.5% अधिक में बेचा। और जितना अधिक में बेचा यही आपका क्या है, प्रॉफिट यानी कि लाभ आपका होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये जो है आपका क्या है, 72 है, भागा ऑफ है। तो ऑफ का सबसे पहले हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 छक 72। तो 72 को 72 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 1 आएगा। आगे प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। फिर आपका क्या है, 4 × 5 - 3 है। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का हल कर लेते तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। फिर क्या करेंगे, 4 को 2 से गुना कर देंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8। उसके आगे क्या है, ऑफ है। तो ऑफ यहाँ पर रहने देंगे, ऑफ 2 है। उसके आगे क्या है, भाग है, भाग 4 है, -2। अब क्या करेंगे, सारा अब हल कर लेते हो। तो पहले जो है ऑफ का हल किया जाता है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। 16 को 4 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि कितना बचेगा, 1 + 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4, -2 बच गया। तो 1 + 4 - 2 आपका कितना आ जाएगा, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3। तो आज से ये जो है सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तांबे की तार जिसकी त्रिज्या 0.5 mm है और उसकी लंबाई जो है 42.2/3 मीटर है, उसको गलाकर जो है 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में, यहाँ पर आपका वृत्त नहीं होगा, ये आपका गोला था, ये आपका वृत्त नहीं, क्या होगा यहाँ पर गोला, उसके जो है गोला में जो है यानी कि स्फीयर में जो है बदल दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ये आपका जो है त्रिज्या पूछी जा रही है, गोला का, वो किस में पूछी जा रही है, सेंटीमीटर में पूछी जा रही है। तो इधर जो भी आपकी त्रिज्या और लंबाई दी गई है उसे क्या करना होगा, हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर बराबर कितने, 10 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाता है आपका, 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कितना, ये जो है आप पहले इसे चेंज करेंगे, 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो ये 1/2 आपका क्या है, 1/2 मिलीमीटर ये त्रिज्या की लंबाई है। लेकिन हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 10 मिलीमीटर बराबर अगर 1 सेंटीमीटर होता है तो आधा मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या आ गई, त्रिज्या आ गई सेंटीमीटर में। इसे भी जो है सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 8 और 4 तिया 12, यानी कि 128/3 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये भी क्या हो गई, सेंटीमीटर में चेंज हो गई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तांबे के तार यानी कि जो तार है वो किस आकार का होता है, सिलेंड्रिकल आकार का होता है, यानी कि बेलन आकार का होता है। तो उसका जो है जब किसी अन्य आकार में किसी आकार को किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो उनके वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर बदला जाता है। तो आपका जो है बेलन के आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, आयतन का फार्मूला होता है πr² बेलन का, और गोले का आयतन का फार्मूला हो जाता है आपका 4/3 πr³ होता है। तो दोनों फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन में फार्मूला नहीं तो मैथ आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है तार का जो है वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई को पाई रहने देंगे, r² यानी कि त्रिज्या यहाँ पर कितनी है इसकी, 1/20 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/400 सेंटीमीटर। फिर इंटू एच करेंगे तो ऊंचाई यहाँ पर कितनी आपकी है सेंटीमीटर में चेंज करने पर, तो 128 इंटू 100 बटा कितना है 3। ये जो है क्या हो गया, उस तार का वॉल्यूम हो गया। और जो इसका जो है तार का वॉल्यूम है वही असल में क्या होगा, जो गोले के आकार में चेंज किया गया है उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर बराबर का साइन दे देंगे, 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है तो r³ रहने देंगे। हल करेंगे, यहाँ पर से आपकी क्या निकल जाएगी, गोले की त्रिज्या निकल जाएगी। तो हल कर लेते हैं, आपका पाई से पाई चला गया, 100 से 100 चला जाएगा, 4 चक 16, 16 से काटेंगे 128 को तो कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में, 8 बार में आपका चला जाएगा। 3 से 3 चला गया तो r³ बराबर आपका कितना बच गया, तो 8 बच गया। तो यहाँ पर से आपकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इधर क्यूब है तो उधर भेजेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा आपका। तो r बराबर आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि उस गोले की त्रिज्या कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो देखेंगे पहले ग्राफ में दिया क्या गया है। यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि दिया गया जो है वृत्त आरेख जिसके कोण किसी चयनित पैमाने के अनुसार नहीं है, अमित द्वारा जो है 5 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। और टोटल जो है प्रत्येक विषय का अंक कितना है, 100 अंक के टोटल जो है प्रत्येक विषय का अंक, कुल अंक जो है अधिकतम अंक 100 है। और बोला गया कि उसे जो है कुल मिलाकर उन 5 अंकों में उसने कितना अंक प्राप्त किया है, तो 450 प्राप्त किया गया। यहाँ पर जो है क्या दिया गया, डिग्री में जो है सभी का जो है प्राप्त अंक दिया गया, लेकिन कितने किस में दिया गया, डिग्री में दिया गया। यहाँ पर नंबर या फिर परसेंट में नहीं दिया गया, डिग्री में दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अमित द्वारा हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों में कितना अंतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में अंतर देखेंगे कि डिग्री में अंतर कितना है। ये जो है किससे हमें चाहिए, हिंदी से हमें मतलब है, और एक आपका गणित, गणित आपका ये आपका नीचे वाला। तो हिंदी में कितना प्राप्त करता है, 76 डिग्री, और मैथ में कितना प्राप्त करता है, 80 डिग्री। तो दोनों के डिग्री में अंतर कितना अंक का अंतर है, यानी कि कितने नंबर है, जो डिग्री में अंतर है उसी हिसाब से आपका अंक में भी अंतर होगा। तो दोनों के डिग्री में अंतर कितना है, 4 डिग्री का अंतर है। यानी कि हमें क्या वैल्यू चाहिए, 4 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 450 नंबर दिया गया वो असल में क्या है, इन 360 डिग्री के बराबर ये अंक है।
कितने डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर 450 अंक है। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से काटेंगे 90 से तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, यानी कि यहाँ पर से 4 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 5 अंक आ गया। तो हमें 4 डिग्री का ही तो वैल्यू चाहिए थे, तो कितने के बराबर है, 5 नंबर। यानी कि हिंदी और गणित में अंकों का अंतर कितना है, 5 नंबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, जब 6892, 7105 और 7531 को सबसे बड़ी संख्या यक्स से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष यानी कि रिमाइंडर y आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इन तीनों संख्याओं को नीचे लिख लेता हूँ। कितना आपका 6892 है, फिर आपका कितना 7105 है, फिर आपका कितना है 7531 है। इसका क्या करेंगे, आपस में हर एक संख्याओं का आपस में एक दूसरे का डिफरेंस निकालेंगे। यानी कि ये जो 7105 माइनस क्या करेंगे 6892 करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर से 1 और यहाँ पर 10 रहा तो 2, यानी कि अंतर कितना आ गया 213। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा 6 5 11, 2, 5 में से 1 गया तो 4, 426 आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 9 3 12, 9 2 11, 9 2 11, यहाँ पे रह गया 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 2 तो 9 3, यहाँ पर आपका कितना हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 639 आपका अंतर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ये जो तीनों यहाँ पर डिफरेंस यानी कि अंतर निकाले, इन तीनों संख्याओं का क्या हमें निकालना होगा, HCF यानी कि महत्तम निकालना होगा। तो जब इन तीनों संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 213 है वो क्या कर रही है, 426 को काट रही है, कितने बार में, 2 बार में। और ये जो 213 वो 639 को भी कितने बार में काट रही है, 3 बार में काट रही है। यानी कि इन तीनों संख्याओं का HCF असल में कितना है, तो 213 है। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो 13 आप ये जो है इकाई 2 जो है इकाई अंक और उसके बाद जो है टेंस डिजिट वाले भी आप देखेंगे तो 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, यानी कि यहाँ पर साफ पता चला कि कटने का आसार है। तो ये क्या हो रही है, तीनों संख्याओं का HCF आपका 213 आ गया। तो ये असल में क्या आ गया, आपका x का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो है जब ये जो अंक आया उसको जब इन संख्याओं से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा, आपका y का वैल्यू होगा। तो क्या करेंगे, 213 में कोई भी संख्या से भाग करके देख लेंगे, आपका रिमाइंडर सभी में सेम आएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग 6890 को भाग करके देख लेते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो पहले 2 3 6, तो 13 3 39, यानी कि 639, 0 5 3 8, ये चला गया आपका 2, फिर कितना 2 बार में काटेंगे तो 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, यहाँ पर आपका 6, 9 में से 2 गया 7, यानी कि 76 आ गया। तो यहाँ पर से आपका y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 76 आ गया। तो x का वैल्यू 213, y का वैल्यू 76। आपसे पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस अंतर पूछा जा रहा है, यानी कि 213 माइनस 76 पूछा जा रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 13 में से 6 गया तो 7, फिर आपका 20, 20 में से 7 गया तो 13, यानी कि आपका कितना आ जाएगा x माइनस वाई का वैल्यू, तो 137 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 137 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको इस वीडियो में पहले ही समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमित द्वारा अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त कुल अंक उसके द्वारा गणित में प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अमित का अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में, तो अंग्रेजी में जो है कितना प्राप्त करता है 64 डिग्री, और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में जो है सोशल स्टडीज में कितना प्राप्त करता है, तो 68 डिग्री, यानी कि टोटल कितने डिग्री यहाँ पर से प्राप्त कर लेते हैं, तो 68 डिग्री 64 डिग्री, यानी कि 8 4 12, 6 6 12 1 13, यानी कि 132 डिग्री प्राप्त कर लेते। तो मैंने जो है पिछले वाले ग्राफ में बताया था कि 4 डिग्री का वैल्यू जो है कितने अंक के बराबर होता है, 5 अंक के बराबर होता है। मैंने पिछले वाले ग्राफ में बताया ये आपको कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर जो है कितना है 132 डिग्री है। वैसे तो हमें यहाँ पर अंक की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें परसेंट में वैल्यू चाहिए, तो अंक से कोई भी लेना देना नहीं, अंक से ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि जो है यहाँ पर डिग्री से ही हम लोग परसेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों का योग कितना आ गया 132 डिग्री,
और मैथ में जो है कितना है 80 डिग्री है, मैथ में कितना 80 डिग्री, तो यहाँ पर मैथ में 80 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो है कितना इससे अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पर से आपका 8 5 13, कितना हो जाएगा आपका 8 5 13, यानी कि 52 डिग्री अधिक है। और तुलना हमें किससे करना है, इस मैथ वाले से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा जा रहा है। तो 80 डिग्री को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं 20 25 100, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 13 बार में, तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65%, यानी कि मैथ से इन दोनों के अंकों का योग जो है मैथ से 65% अधिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नंबर निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती इस तरह के प्रश्न में, आप डिग्री से ही आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9,000 रुपये की राशि जो है साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर जो है 4.2/5 वर्षों में 13,356 रुपये बन जाती है। तो इसी राशि पर दोगुने दर से वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, शुरुआती प्रिंसिपल, मिश्र धन और समय के हिसाब से हमें रेट यानी कि दर निकालना होगा। तो आपको जो है एक फार्मूला परट का मैंने बताया था, क्या होता है फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका हो जाता है P इंटू R इंटू टी बाई, ये जो आपका क्या हो जाता है फार्मूला होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, इसे ऐसे आप लोग परट से भी याद रख सकते हैं PRT। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, तो 9,000 रुपये है, और रेट हमें निकालना है तो R से इसे डिनोट कर देंगे। समय कितना दिया गया है, तो 4.2/5, तो टोटल कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 5 20 और 2 22/5, परसेंट में नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर क्या लिखा गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो ये असल में 9,000 रुपये क्या है, मूलधन है, ये आपका क्या है मिश्र धन है। तो मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 13,356 में से 9,000 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 4,356 रुपये, ये आपका क्या हो गया साधारण ब्याज। हल करेंगे यहाँ पर से आपका इंटरेस्ट यानी कि रेट निकल जाएगा जो भी दर से लग रहा है। तो हल करेंगे यहाँ पर से, पहले तो आपका 2 शून्य चला गया, 5 से काटेंगे तो 18 बार में चला जाएगा। यहाँ पर 11 से काट लेते पहले, क्योंकि 5 और 9 6 3 9 कट भी रहा है। तो 11 से काटेंगे तो 2 बार में, 11 3 33, 10 11 9 99, 11 6 66। आपका जो यहाँ पर 18 दूनी 36 से कट रहा है, 36 1 3 बचा तो 36 1, यानी कि रेट बराबर आपका कितना आ गया 11%। तो अब बोला जा रहा है कि रेट को अगर दुगुना कर दिया जाए तब इसी राशि पर इतने वर्षों में साधारण ब्याज कितना बनेगा। तो अब क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इसी फार्मूला पे वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है, जो पहले था वही था, यानी कि 9,000 जो पहले था वही अब भी है। तो ये आपका हो गया समय, मूलधन हो गया। रेट अब क्या हो गया, पहले जितना था अब उससे दोगुना पर जो है राशि पर दोगुना दर से, यानी कि रेट अब आपका क्या हो गया दोगुना हो गया। तो पहले अगर 11% था तो अब कितना हो गया 22%। और समय अब कितना के लिए पूछा जा रहा है, तो 3 दूनी 6 7/3 वर्षों के लिए पूछा जा रहा है। परसेंट में वैल्यू यहाँ पर जो है चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, परसेंट में नहीं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो ये फार्मूला ही होता है। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा 2 शून्य चला गया, 3 से काटेंगे तो 30 बार में चला जाएगा, गुना कर लेंगे आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 22 सत्ते आपका कितना हो जाएगा 154 है, 154 तिया आपका कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 15 तिया 45, 1 46, यानी कि 4620 रुपये आपका क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी कार का 1/3 भाग जो है 5 दिनों में, बी उसी कार का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। उन दोनों ने जो है 6 दिनों तक जो है मिलकर कार्य किया, शेष कार को सी ने जो है 18 दिनों में पूरा किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी अकेले उस कार को कितना दिनों में कर लेगा। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर क्या निकालना होगा कि ए जो है कितना दिनों में कुल कार्य करेगा और बी जो है कितना दिनों में कुल कार्य करेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि 1/3 काम जो है कितना दिनों में कर लेता, 5 दिनों में कर लेता। तो कोई भी जो काम होता है वो हमेशा कितना काम होता है, एक काम होता है। तो अगर 1/3 काम 5 दिन में कर लेगा तो क्रॉस गुना करेंगे तो एक काम कितने दिनों में टोटल कर लेगा, 15 दिनों में कर लेगा। यानी कि ए का जो है कुल काम कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। उसी तरीके से 2/5 भाग बोला कि 10 दिन में करेगा, तो 2 से काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यानी कि टोटल काम कितने दिनों में कर लेगा, तो 5 5 25 दिनों में कर लेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 25 और 15 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 75 हो जाएगा। 75 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, और 75 को 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3।
यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है 5 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि उन दोनों ने अगर 6 दिन तक मिलकर कार्य किया तो कितना दिन यानी कि कितना काम किया। तो ए अगर एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 5 3 8 काम कर लेंगे। और दोनों मिलकर जो है कितने दिनों तक काम किया, तो 6 दिनों तक काम किया। तो अगर एक दिन में 8 काम करता है तो 6 दिन में टोटल कितना काम कर लेंगे, 8 6 48 काम कर लेंगे। तो बचा हुआ अब काम कितना है, तो टोटल काम ये था, ये जो एलसीएम आता है वही आपका टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो टोटल काम करना था 75, उनमें से 48 अभी तक किया गया, तो बचा कितना काम है, तो 25 है 2 27 काम अभी भी बचा हुआ है। और इस 27 काम को इस 27 काम को सी ने कितने दिनों में किया, 18 दिनों में किया है। तो सी की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या किया जाता है, इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बाई टाइम होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इफिशियंसी टोटल काम बचा हुआ है इतना, जो कि इतना दिनों में किया जाता है। हल करेंगे यहाँ पर से सी की कार्य क्षमता आ जाएगी, तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 बटा नीचे 2, यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 बटा 2। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कुल काम सी कितने दिनों में अकेले करेगा। तो समय बराबर क्या होता है टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। तो सी जो है करना कितना काम है, टोटल काम 75, कितने की कार्य क्षमता से करेगा 3 बटा 2 का, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। हल करेंगे आपका समय आ जाएगा यहाँ पर से, तो 3 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 25 बार में, यानी कि सी जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 50 दिनों में पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है शंकु की, और उसका आयतन कितना है 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, आयतन। आयतन हमें पता होगा तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे, त्रिज्या की लंबाई निकाल पाएंगे, त्रिज्या और ऊंचाई की लंबाई निकाल पाएंगे। तो आयतन यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा शंकु का, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला जो है, और एक चीज़ यहाँ पर आपसे और बोला गया है कि त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर है। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो 1/3 पाई रहने देंगे क्योंकि आंसर में भी पाई है, तो पाई को कैलकुलेट नहीं करना। आर स्क्वायर है आपका, आर स्क्वायर इंटू एच को भी हम लोग क्या मान सकते हैं, कुछ समय के लिए आर मान सकते हैं, क्योंकि आर और एच क्या है, बराबर है। तो एच को यहाँ पर हम लोगों ने क्या मान लिया, आर मान लिया। और टोटल जो है आयतन कितना दिया गया यहाँ पर 72 पाई। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, पाई पाई चला गया, आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो आर क्यूब बराबर 72 थी, आपका कितना हो जाएगा 216। तो आर आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 6 6 36 है 216 होता है, इधर क्यूब था इधर भेजेंगे क्यूब रूट बन जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। तो अगर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी कितनी आपकी रहेगी, 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इसके जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हमें फार्मूला चाहिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो है फार्मूला क्या हो जाता है आपका शंकु का, पाई आर यल होता है। यल जो है किसे कहा जाता है, ये जो है पहले मैं शंकु ये बना लेता हूँ थोड़ा सा, ये जो है शंकु, यल किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। इसे जो है हिंदी में, इंग्लिश में जो है स्लांट हाइट कहा जाता है, हिंदी में इसे तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, और इसे यल से डिनोट किया जाता है। तो यल का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हाइट का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर का अंडर रूट निकालना होगा। यानी कि ये हाइट होता है, ये त्रिज्या होता है, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अगर त्रिज्या 6 है ऊंचाई 6 है तो आपका यल का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6√2। तो यल पता है, त्रिज्या पता है, वैल्यू पुट करेंगे, आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई को रहने देंगे क्योंकि आंसर में पाई हमें लिखना है। आर का जो है, आर का वैल्यू यानी कि त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, और यल कितना आ गया आपका 6√2। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 6 36√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 वस्तुओं को बेचकर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि 30 वस्तुओं को बेचकर, यानी कि 30 वस्तु का एसपी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि सीपी प्लस अगर प्रॉफिट कर दे तो क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है वो असल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 30 वस्तु का एसपी जो है, अगर 30 वस्तु उसने बेचा तो 30 वस्तु उसने खरीदा भी होगा, तो 30 वस्तु का सीपी प्लस
कितने ही प्लस प्रॉफिट, तो प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है 9 वस्तु के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 21 एसपी बराबर कितना हो जाएगा 30 सीपी हो जाएगा। हल करेंगे तो कितना 3 सत्ते 21 और यहाँ पर से आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21 3 दहें 30, यानी कि एक वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना आ गया 7 यूनिट, अब विक्रय मूल्य कितना आ गया 10 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट का सामान कितने में बेच दिया 10 यूनिट में बेच दिया। तो 7 का सामान अगर 10 यूनिट में बेचा तो लाभ कितने का हो रहा है 3 यूनिट का। और लाभ हमेशा किस पर गणना की जाती है ज़्यादातर, तो क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 7 यूनिट, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे पूर्णांक में क्योंकि आंसर है, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 300/7 है। तो आपका कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 2 बचा तो 7 दूनी 14, 6 बचा, यानी कि 42/2/7 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 1 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो जाता है बेसिक तरीका से बनाने का तरीका। लेकिन अगर आप इसे ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि अगर जब आपका बोला जाए कि लाभ हो रहा है और जब आपका जो है लाभ जो है गणना किस पर की जाए, जब आपकी लाभ की गणना एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पर की जाए। आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉफिट एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, यानी कि वस्तुओं के आधार पर उसके विक्रय मूल्य के आधार पर गणना की जाए और लाभ हो, तब हमें क्या करना होता है जो जितने का लाभ हो रहा है उसे क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, यानी कि 9 का लाभ हो रहा है 9 वस्तुओं का। और अगर जो जितना लाभ हो रहा है उसको क्या करेंगे सीपी से माइनस कर देंगे, यानी कि सीपी वाले वस्तु से माइनस कर देंगे, यानी कि 30 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ट्रिक तरीके से बना सकते हैं। हल करेंगे तो ये 3 बार में, ये 7 बार में, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 300/7 और पूर्णांक में तो आपका कितना आ जाएगा 42.6/7 आपका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा ट्रिक तरीका से, और बेसिक तरीका आपका ये है। जो भी आपको बेहतर लगे उस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जल प्रवाह की गति जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नाव उधर प्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम चलते हुए 54 किलोमीटर की दूरी को अनुप्रवाह चलते हुए यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ समान दूरी को कितने समय में तय करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर आपका दूरी बटा चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है पहले जो है क्या करता है 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध जाता है। तो 54 किलोमीटर अगर धारा के विरुद्ध जाएगा तो नाव की चाल माइनस क्या हो जाता है, धारा की चाल माइनस हो जाती है। तो असल में चाल कितनी हो जाएगी 15 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि ये दूरी है और कितने की चाल से चलता है 12 की किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर जो है क्या करता है अब वापस आ रहा है, जितना 54 किलोमीटर गया था अब जो है क्या कर रहा है उतना ही दूरी वापस आएगा। तो इस 54 किलोमीटर की दूरी को अब जो वापस आता है वो कैसे आता है, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में आता है। तो धारा की दिशा में जब आएगा तो क्या हो जाएगा चाल जुट जाएगा, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर चाल 15 3 18। तो इधर जाने का समय इधर आने का समय दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय निकल जाएगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 18 3 आपका 54 हो गया। यहाँ पर से हल करेंगे तो 6 दूनी 12 6 9 54। तो कितना आपका हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर पूर्णांक में आ जाएगा 4 पूर्णांक 1/2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 पूर्णांक 1/2 आपका आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल कर लेते हैं हम लोग है। तो इसे जो है क्या है पूर्णांक में है तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 5/3 हो जाएगा। फिर क्या है भाग का साइन है। अब क्या करेंगे यहाँ पर जो है इस पहले मिडिल ब्रैकेट का सबका यहाँ पर हल करेंगे। कितना है 3/7 है। फिर क्या है ऑफ है। फिर क्या है आपका 14/5 है। इंटू है पूर्णांक में है तो कितना हो जाएगा चेंज करने पे 3 और 2 5/3 होगा। माइनस है स्मॉल ब्रैकेट का यहाँ पर हल कर लेते सारा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पहले पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते पहले। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 7/2 माइनस 6 दूनी 12 1 13/6। आपका यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट आ गया प्लस 1/2। ये जो ऑफ का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 × 1 यानी कि 3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। भाग है उसको गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी, यानी कि 3/4 को 4/3 लिखेंगे। यहाँ पर से अब हल करेंगे, जो भी अब कट रहा है पहले काट लेंगे। ये तो आपका कट रहा है तो काट लेंगे यहाँ पर से। इधर भी आपका कट रहा है तो काट लेंगे। 5 से 5 चला गया, 3 से 3 चला गया, 7 से काटेंगे 14 तो 2 बार में चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर से बच कितना गया 5/3
आपका भाग है। यहाँ पर जो है मिडिल ब्रैकेट क्या बचा 2, अंदर में माइनस, ये जो है हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, पहले तो ये एलसीएम 6, 7 तिया 21, 21 में से 13 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 21 में से 13 गया तो 7 1 8, यानी कि 8 बचा 6, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4/3 होगा। हल करेंगे प्लस आपका इधर कितना बच गया, 2/3 बच गया। अब जो है इस मिडिल ब्रैकेट का हल करने पर आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2/3। तो ये जो है क्या है 5/3 है, भाग का साइन है तो भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी, यानी कि 2/3 है तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस आपका कितना हो जाएगा 2/3। हल करेंगे 3 से 3 चला गया तो आपका कितना बचा 5/2 प्लस आपका 2/3 बचा। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 6, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, तो 15 4 19। फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए, यानी कि पूर्णांक में चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं पूर्णांक में। तो पूर्णांक में आपका कितना हो जाएगा 6 तिया 18, यानी कि 3.1/6 आपका क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर इतना आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब से यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ए और बी के आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले जो है कितना दिया गया था, 3:4 दिया गया था। और वर्तमान से यानी कि अब से यानी कि वर्तमान से जो है इनकी आयु, वर्तमान से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो यहाँ पर जो है अंतर हमें कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 1 यूनिट का अंतर है, यहाँ भी 1 यूनिट का अंतर है, यानी कि 1 यूनिट के बराबर कितना उम्र है टोटल, जो है टोटल जो है ये जो है पहला वाला जो अनुपात था 5 वर्ष पहले का, ये जो अनुपात है 5 वर्ष वर्तमान से 5 वर्ष बाद का, यानी कि ये वर्तमान से 5 वर्ष पहले, ये जो है मान लीजिए वर्तमान यहाँ है, वर्तमान से ये 5 वर्ष पहले का, ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है। तो टोटल जो है गैप कितने उम्र का है, 5 साल पहले या 5 साल बाद, यानी कि 10 साल का गैप है, यानी कि इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 वर्ष के बराबर होगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वर्तमान उम्र निकालनी होगी। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी कि ए का वैल्यू जो है, यानी कि ए का उम्र जो है 5 वर्ष पहले कितना था 30 साल था, और बी का कितना हो जाएगा 10 चौक 40 हो जाएगा। ये जो है 5 साल पहले का उम्र है, तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे +5 कर देंगे। फिर बोला गया कि अब से 10 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद उम्र का आयु का अनुपात चाहिए, तो क्या कर देंगे +10 कर देंगे। हल करेंगे आपके कुल आयु यहाँ पर से निकाल लेंगे, तो फिर उनका अनुपात भी निकाल लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 30 10 40 5 45, अनुपात कितना हो जाएगा आपका 40 10 50 और 5 कितना हो गया 55। इन्हीं दोनों का आपका क्या पूछा जा रहा है, रेशियो। 5 से काटेंगे 9 बार में चला जाएगा, 5 से 11 बार में, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 9:11 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ए जो है बी से 25% अधिक है, बी सी से 20% कम है, सी डी से 10% अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत बताया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए बी सी डी का अनुपात में वैल्यू निकालना होगा। तो ए बी सी डी सभी को क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंट जो है उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि ए जो है बी से 25% यानी कि 1/4 अधिक है, यानी कि बी जो है अगर 4 यूनिट है तो ए कितना 1 अधिक यानी कि 5 यूनिट है। यहाँ पर क्या करेंगे, सामने सामने लिखते हुए चलेंगे। फिर बोला गया कि बी जो है सी से 20% अधिक यानी कि 1/5 अधिक नहीं सॉरी कम है, अधिक नहीं कम है, तो 1/5 कम है, यानी कि सी अगर 5 यूनिट है तो बी कितना हो जाएगा 1 कम यानी कि 4 यूनिट। फिर बोला गया कि सी जो है डी से 10% यानी कि 1/10 कम है, यानी कि डी अगर 10 यूनिट है तो उससे 1 यूनिट अधिक है, कम नहीं अधिक है, तो 1 यूनिट अधिक यानी कि कितना हो जाएगा 11 यूनिट। तो यहाँ पर से क्या आ गया, यहाँ पर से सभी का अनुपात का वैल्यू आ गया, लेकिन निश्चित अनुपात में वैल्यू नहीं आया। यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ खाली स्थान है, तो खाली स्थान को भरने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बगल वाली संख्या देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना, बगल में। तो बगल में कौन सी संख्या 4 है, तो खाली स्थान पर 4 भर देंगे। यहाँ पर बगल में संख्या 5 है तो 5 लिखेंगे, इधर बगल में संख्या 4 है तो 4 लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना, बगल में देखना।
बगल में 11 है तो यहाँ पे 11, यहाँ भी 11। अब देखेंगे कि क्या सभी में कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है, जो कॉमन दिखेगी उसे काट देंगे। 4 हमें सभी में कॉमन दिख रही है तो काट देंगे, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है तो काट दिया हम लोगों ने। बाकी आपका तो कॉमन 11 डी में नहीं है, यानी कि कोई भी अब कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी डी का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकाल सकता है। तो कितना हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55, अनुपात आपका हो जाएगा 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, और इधर से आपका कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50। तो ये बी सी डी का अनुपात में वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर जो है मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 क्यों गलत है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा कि क्यों जो है बाकी सही है। तो यहाँ पर जो है बी इस क्या बोला जा रहा है, सी बी जो है ए से 22% कम है। बी जो है क्या बोला गया कि ए से 22% कम है। तो पहले कम कितना है, ये जो है 55 है, ये 44 है, तो कितना हो जाएगा कम, यहाँ पर जो है कम कितना हो जाएगा आपका 11 कम है। और बोला गया कि ए से 22% कम है, यानी कि हमें ए से तुलना करना है। तो ए से जो है कितना हो जाएगा 55 से हमें तुलना करता है, इंटू 100% में वैल्यू चाहिए तो 11 × 5 = 55, ये कितना हो जाएगा 20। यानी कि असल में ये कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है, लेकिन यहाँ पर कितना दे दिया गया 22%। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सत्य नहीं है। यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या होगा, यही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आप खुद से चेक करके देख लीजिएगा कि क्यों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त रूपी तार जो है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है। इस तार को एक ऐसा आयत जो है बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का निकटतम अनुपात जो है 7:4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले जो है ये जो है आपका क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया है। तो आपको जो है किसका क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए वृत्त के क्षेत्रफल का, यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, πr² होता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकाल लेंगे तो इसकी परिधि पर हम लोग इसके बराबर कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर से त्रिज्या निकाल लेते हैं इस वृत्त की। तो यहाँ पर पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 त्रिज्या, यानी कि r का हमें वैल्यू चाहिए। और टोटल जो है क्षेत्रफल कितना दिया गया है 3118.5। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना चला जाएगा 10, 11 से काट लेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आपका कितना बची आपका 8 1 9, तो 11 8 88, फिर कितना बचा आपका 3, 11 3 33, 11 5 55, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 आपका 5 5 25, 3 5 6 30, 5 7 35। तो r² बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 7 × 7। 7 को इससे अलग करेंगे तो 7 8 56 81 आ रहा है, नीचे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। तो सही है, त्रिज्या आपकी यहाँ पर से कितनी आ जाएगी 9 7 63, क्योंकि स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 7 63/4 का 2 बन जाएगा। यानी कि ये जो आपकी क्या आ गई, इतनी सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी किसी चीज़ को किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो हमेशा वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर बदला जाता है। तो पहले हमें क्या निकालनी होगी, इस वृत्त की परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, और r यानी कि त्रिज्या कितनी है 63/2 है। तो ये टोटल परिधि हो गई जो कि किसके बराबर होगी, असल में इस आयत के परिधि के बराबर होगी। तो आयत के परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 लेंथ को क्या मान लेते थे, इसे 7x इसे 4x मान लेते। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 7 4 11x। x का वैल्यू निकालेंगे फिर हम लोग लंबाई भी निकाल लेंगे आसानी से। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से आपका। तो 7 से काटेंगे तो 7 9 63, 2 से तो 2 चला गया, 2 से आपका 22 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 11 बार में चला जाएगा, 11 से 11 चल गया। तो ये x बराबर आपका कितना आ गया 9। तो पूछा क्या जा रहा है, लंबाई पूछी जा रही है आयत का। तो x का वैल्यू अगर हम लोगों ने 9 माना तो लंबाई यहाँ पर कितना था 7x था। तो लंबाई अगर 7x है और x का वैल्यू उसमें 9 है तो कितना हो जाएगा लंबाई टोटल 9 7 63 सेंटीमीटर आएगा उस आयत की लंबाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को जो है 300 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 6.25% का हानि यानी कि लॉस होती है। यदि उस वस्तु को 352 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितने रुपये का लाभ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं CP निकाल लेते हैं। CP निकालने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो परसेंट में वैल्यू दिया गया उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जो 6.25% किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16 का, यानी कि 1/16 का। तो यानी कि यहाँ पर से हमें क्या पता चला कि 16 यूनिट की कोई वस्तु को जो है
1 यूनिट हानि यानी कि 15 यूनिट में बेच दिया गया। तो 300 का सामान जो 300 रुपया में बेचा था वो असल में कितने यूनिट में बेचा था, 15 यूनिट में। तो 15 से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्या चाहिए, सीपी यानी कि 16 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो इंटू 16 कर देंगे। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हल कर लेते, 15 से काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा और 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका 32, यानी कि 320 रुपया क्या आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। और बोला जा रहा है कि 320 रुपये का सामान बेचेगा कितने में, 352 में बेचेगा। तो 320 का सामान है 352 में बेचेगा, तो लाभ यानी कि प्रॉफिट कितने का हो जाएगा आपका यहाँ पर से। तो 320 का सामान अगर 352 में बेच रहा है तो 352 माइनस 320 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ 32 रुपये का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है कि किसी समूह के छात्रों की ऊंचाई जो है नीचे दी गई, यानी कि ये जो है क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है कि इतना इतना है और प्रत्येक ऊंचाई के जो है छात्रों की यहाँ पर संख्या दी गई है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि छात्रों की माध्यिका यानी कि मीडियन कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मीडियन निकालने का सबसे पहले तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो यहाँ पर ऊंचाई दी गई है उसे हमें क्या करना होगा, बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे, तो सबसे छोटी ऊंचाई कौन सी है, 150 है। सबसे जो है छोटी ऊंचाई 150 है। 150 के बाद आपकी कौन सी है, 150 के बाद 151 है। 151 के बाद 152 आपका है। 152 के बाद 53 भी है, 54 भी है, 55 भी है, 56 भी है। तो 53, 54 आपका 155, 156, उसके बाद तो आपका कोई भी है भी नहीं, 3 3 6 7, 3 3 6 7 बिल्कुल सही है। और 150 वाले जो है छात्र कितने हैं, 150 वाले यहाँ पर 7 छात्र हैं। और आपके फिर 151 के कितने छात्र, 151 के, 152 के 3 है, 153 के आपके 3 है, 154 के 10 है, 155 आपका कहाँ चला गया, 155 55 9 छात्र है। और आपका 156 का जो है 6 छात्र है। हमें क्या चाहिए, मीडियन यानी कि माध्यिका चाहिए। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट ऑफ नंबर यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 7 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 10 35, 35 और 9 आपका कितना हो गया, 9 5 14, यानी कि 44 अच्छी कितना हो गया 50। हमें जो है बीच की संख्या निकालनी है, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 25 आ जाएगा। तो यानी कि हमें माध्यिका निकालनी है तो बीच की संख्या हमें चाहिए, यानी कि बीच की संख्या निकालने के लिए कौन सी हमें संख्या चाहिए, 25 नंबर की एक तो हमें संख्या चाहिए, फिर आपकी 26 नंबर की संख्या चाहिए, तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं। यानी कि 25 नंबर और 26 नंबर वाले जो स्टूडेंट है उनमें से बीच की हमें संख्या चाहिए असल में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 25वां नंबर वाला कौन सा स्टूडेंट हो जाएगा, यहाँ पर तो 7 है, यहाँ पर 12 है, तो 12 7 कितना हो गया 19, 19 3 22, 22 3 25, यानी कि जो 25वां नंबर स्टूडेंट है उसकी ऊंचाई कितनी है 153 है। जो 25वां नंबर का स्टूडेंट है उसकी ऊंचाई कितनी है 153 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं, हाँ सेंटीमीटर है क्योंकि ग्राफ में दिया गया सेंटीमीटर। और जो है 26वां नंबर किस में चला जाता है, इस वाले आपका जो है रो में चला गया। 26वां नंबर का जो स्टूडेंट की ऊंचाई कितनी है तो 154 है। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों बीच के, यानी कि ये जो 153 और 154 सेंटीमीटर के बीच की लंबाई चाहिए, वही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो 153 और 154 के बीच की क्या हो जाएगी संख्या, 153.5 क्या हो जाएगी, ये बीच की संख्या होगी। यानी कि ये आपकी क्या आ गई, ऊंचाई की माध्यिका यानी कि मीडियन आ गया। यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बर्तन ए और बी में विलयों में जो है स्पिरिट और जल का अनुपात जो है 3:4 है और 5:9 है। यानी कि ए में जो है अल्कोहल और वाटर का जो है अनुपात और बी में अल्कोहल और वाटर का अनुपात इतना है। फिर बाद में आपको बोला गया कि बर्तन ए और बी के द्रवों का यानी कि द्रव तत्वों को जो है 2:3 यानी कि 2:3 के अनुपात में जो है मिलाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्रित विलय में जल और स्पिरिट का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से जो है सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसमें जो है ये क्या है, ए का भाग है, ये वाले मिश्रण का भाग है, ये जो आपका क्या है बी वाले मिश्रण का भाग है। तो ए में जो है कितना जो है मिश्रण है 2 लीटर यानी कि 2 यूनिट मिश्रण है। टोटल कितने में से, ए में जो है कितना था, ये जो है ए में से पहले जो हमें क्या करना है, जल और स्पिरिट को अलग करना है। तो ए में जो है जल कितना यूनिट था, 4 यूनिट था। टोटल कितने में से, 4 और 3 7 यूनिट में से। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4/7
7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, जल है। फिर क्या करेंगे, प्लस इधर जो है हम लोग क्या करेंगे, वाटर, क्योंकि वाटर और अल्कोहल से आपका अनुपात पूछ रहा है तो इधर वाटर करेंगे। फिर जो है दूसरे वाले में बी वाले में जो है कितना यहाँ पर जो है आपका है 3 यूनिट है, और उसमें दूसरे वाले में यानी कि बी वाले में जो है पानी कितनी थी, 9 यूनिट थी। कुल कितने में से, 9 5 14 यूनिट में से। इससे अनुपात चाहिए अब क्या, अल्कोहल का हम लोग निकालेंगे। तो टोटल जो है ए का मिश्रण कितना था, 2 था कुल, और ए में जो है अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 3 यूनिट, कुल कितने में से, 7 में से। फिर प्लस करेंगे, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से, बी का चाहिए तो बी का इंटू क्या करेंगे, इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 5, कुल कितने में से, 9 5 14 में से। अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो हल कर लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से, 7 दूनी 14, सॉरी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 27, 16 27 आपका कितना हो जाता है, 43, 43 बटा आपका कितना हो जाएगा, 14 यहाँ पर आपका आ जाएगा रेशियो। यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 27 बटा 14। तो यहाँ पर से आपका 14 14 चला गया, तो आपका कितना आ जाएगा, 43 अनुपात 27 आपका क्या हो जाएगा, पानी और अल्कोहल का मिश्रण इतना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 36 पुरुष और 48 महिलाएं जो है किसी कार्य को एक दिन में कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को जो है 6 पुरुष और 12 महिलाएं 5 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक आदमी और एक महिला की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक पुरुष की कार्य क्षमता यम है और एक महिला की कार्य क्षमता डब्ल्यू है, ये हम लोगों ने मान लिया। तो अगर एक पुरुष की कार्य क्षमता यम है तो 36 पुरुष की टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 36 यम, और 48 महिला की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 48 डब्ल्यू हो जाएगी। तो ये टोटल कार्य क्षमता होगी। आपको पता होना चाहिए, और मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर क्या हो जाता है आपका, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो ये आपकी क्या होगी, टोटल इफिशियंसी होगी। और इस कार्य को जो है करने में कितना दिन लगता है, 1 दिन है। तो इफिशियंसी इंटू टाइम यानी कि टोटल वर्क। और इसी कार्य को 2 अलग जो है यानी कि 6 पुरुष 12 महिलाएं मिलकर 5 दिन में करती है। तो 6 पुरुष यानी कि टोटल एफिशिएंसी 6 एम प्लस 12 डब्ल्यू कितने दिनों में काम करते हैं, तो 5 दिनों में। तो इधर आपका टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क। हल करेंगे, यहाँ पर से एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता आ जाएगी। यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, 36 एम 12 6 5 30 एम। तो 36 एम में से 30 एम गया, तो यानी कि आपका 6 एम बचेगा। बराबर आपका 12 5 60 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 डब्ल्यू बचेगा। 6 से काटेंगे 12 तो 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यानी कि एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 1, और एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 2। ये हमें पता चल गई। फिर बोला गया कि 8 दिन में कितनी महिलाएं जो इस कार्य को पूरा कर सकती है, कितने महिलाएं मिलकर। तो हम लोग मान लेते हैं कि यक्स महिलाएं मिलकर उस काम को पूरा कर सकती है। तो एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। तो अगर टोटल महिला यक्स है तो टोटल कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, यक्स इंटू कितने समय में कर लेती है, 8 दिनों में। तो इधर टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क क्या है, जो पहले वाला जो काम हो रहा था उसी काम को ये महिलाएं मिलकर कर रही है। तो पहले वाले की क्या करेंगे, किसी तरफ भी आदमी और औरत की कार्य क्षमता वैल्यू पुट करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, इस वाले में पुट करेंगे मैन और वुमेन की कार्य क्षमता, इधर भी पुट कर सकते हैं, जिसमें आपको बेहतर लगे वो पुट करेंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक आदमी की कार्य क्षमता 2 है तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, औरत की 1 है तो 48, 72 आपका 48, 4 11 1 12 यानी कि 120 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 15 बार में। यानी कि यहाँ पर जो है महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 15, यानी कि 15 महिलाएं मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा, 8 दिन में पूरा कर लेगी। 18 नहीं, 8 दिन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 धनात्मक संख्या यानी कि 3 जो है पॉजिटिव नंबर बोला गया है कि यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो क्रमशः 68, 74 और 98 योगफल प्राप्त होते हैं। तो दी गई संख्या की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत यानी कि एवरेज कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक संख्या यक्स है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या हम लोगों ने क्या मान लिया, z मान लिया। तो यहाँ पर अब हमें जो है पता नहीं है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो हम लोग जो है हल करने के लिए इसे क्या करेंगे, कुछ समय के लिए पहले जो है मान लेते कि पहली संख्या x और y, ये जो है बड़ी और ये छोटी संख्या पहले हम लोगों ने मान लिया। इन दोनों का औसत तीसरे संख्या में जोड़ा जाता है यानी कि z वाले संख्या में जोड़ा जाता है तो कितना बन जाता है, पहले बार में 68।
लेकिन ये 68 भी बन सकता है, 74 भी बन सकता है, 98 भी बन सकता है। यानी कि ये जो अगला आपका क्या हो सकता है, वाई प्लस जेड का आधा प्लस तीसरी संख्या यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। फिर तीसरा ये जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, जेड प्लस यक्स बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा वाई। टोटल योगफल कितना दिया गया, 98। यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं हल करके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये जो है इतना हल करेंगे, ये वाला हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ऊपर में तो आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, लेकिन नीचे 2 एलसीएम भी आएगा, यानी कि कॉमन लेके 2 कट जाएगा। यानी कि क्या बचेगा यहाँ पर आपका, टोटल योग करने पर आपका x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। और इधर भी आपका क्या है, एक तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड ही आपका है। तो इधर भी x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी x प्लस वाई प्लस जेड, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। टोटल इधर योग आपका कितना है, तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 8 20, हाथ में 2 916 16 6 22 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 120 बार में। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया, 120। अब क्या करेंगे, सभी में जो है पुट करते जाएंगे वैल्यू, पहले x वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले जो है इसमें पुट करते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग जो इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 120 माइनस जेड लिख सकते हैं। तो हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 120 माइनस जेड पुट करेंगे तो प्लस 2z, यानी कि जेड तो 68 दूनी, यानी कि जेड बराबर आपका कितना आ जाएगा, 68 दूनी 8 दूनी 16 6 दूनी 12 13, 136 माइनस कितना करेंगे, 136 माइनस 120, तो जेड का वैल्यू आपका कितना आ गया 16। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 74 दूनी 7 दूनी 14, यानी कि 148 माइनस क्या करेंगे 120, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 28 आ जाएगा 28। फिर y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 दूनी 16 9 दूनी 18 19, यानी कि 196 माइनस 120 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 76 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत पूछा जा रहा है। तो छोटी संख्या कौन सी है 16 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 76। औसत निकालने के लिए हमें पहले योग निकालना होगा इनका, तो योग कितना हो जाएगा 16 और 76 का, तो 16 और 76 का योग आपका हो जाएगा 6 6 12 7 1 8 1 9, यानी कि 92 हो जाएगा। औसत चाहिए, दो संख्या है तो 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 92 को 2 से भाग करेंगे तो 46, यानी कि 46 आपका औसत यानी कि एवरेज आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी ने क्रमशः यक्स और वाई से एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। मिलने के बाद ए और बी को जो है वाई और यक्स पर पहुँचने में क्रमशः 2.7 आवर और आपका 1.2 घंटे यानी कि आवर लगता है। यदि बी की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, ये जो दोनों गति है यानी कि जो है S1 बाई S2 बोल सकते हैं, दोनों जो गति है S1 बटा S2 बराबर आपका क्या हो जाता है, मिलने के बाद जो आपका समय दिया गया है वो आपका क्या हो जाता है T2 बाई T1 होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, जब तक फार्मूला पता नहीं होगा इस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाएंगे। हल कर भी पाएंगे तो आपका काफ़ी समय इसमें लग जाएगा। तो इस फार्मूला को याद रखेंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है पहली गति कितनी है, तो पहली गति ए की गति जो है यहाँ पर हमें निकालना है, तो ए मान लेते कि ए वाले जो है जो भी है उसकी गति ए है। दूसरे वाले यानी कि बी की गति कितनी दी गई है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और T2 समय यहाँ पर कितना है, जो है T2 समय यहाँ पर आपका यानी कि दूसरे वाले घंटा कितना है 1.2 है, यानी कि 1.2 और आपका T2 बाई T1, ये आपका T2 बाई T1 यानी कि ये दूसरे वाले आवर, ये पहला वाला घंटा। तो ये आपका कितना हो जाएगा नीचे 2/7 यानी कि 2.7 पॉइंट आपका चला जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, ये आपका 3 9 27। अंडर रूट से आपका बाहर आ जाएगा तो a/48, अंडर रूट से 4 बाहर आएगा तो 2 9 बाहर आएगा तो 3। हल करेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा 16 बार में, यानी कि ए बराबर यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, ए की चाल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कक्षा ए और बी में छात्रों की संख्या 60 और 70 है। कक्षा बी के छात्रों का गणित में औसत प्राप्त अंक 57 है, जबकि ए और बी दोनों कक्षाओं के सभी छात्रों का औसत प्राप्त अंक 63 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा ए के
छात्रों का औसत प्राप्त अंक यानी कि एवरेज मार्क कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, एवरेज से तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं, हम लोग इसे जो है क्या करेंगे, एलिगेशन से बनाएंगे। एलिगेशन से बनाएंगे तो आप और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, जिससे आपके समय की भी बचत होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है क्या दिया गया, पहले तो ए और बी यहाँ पर कक्षा लिख लेते हैं। इनमें से जो है ए जो है, ए का छात्र का तो हमें निकालना है, तो ए का छात्रों का जो औसत प्राप्त अंक यहाँ पर यक्स मान लेते हैं। बी का जो औसत प्राप्त अंक कितना दिया गया, 57। और ओवरऑल जो है औसत प्राप्त अंक कितना दिया गया, ओवरऑल ए और बी का मिलाकर 63, तो यहाँ पर 63 लिख देंगे। और ए और बी में छात्रों की संख्या कितनी है, 60 और 70 है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। यानी कि 60 और 70 का रेशियो अनुपात कितना हो जाएगा, 0 चला जाएगा, यानी कि 6:7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि जो है 63 में से 57 जाएगा तो कितना बचता है, 6 बचता है, यानी कि ये यहाँ पर सही है। तो एक बार अगर ये जो बीच वाली जो संख्याएं रहती है एलिगेशन में, एक बार यहाँ पर बड़ा हो गई तो दूसरे बार में क्या रहेगी, इससे यानी कि यक्स से ये छोटा रहेगी। यानी कि हमें क्या करना होगा, 63 में 7 जोड़ना होगा। तो 63 में 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 70, यानी कि 70 आएगा। तो यहाँ पर से आपका क्या आ गया, यक्स का वैल्यू आ गया, यानी कि ए का जो औसत प्राप्त अंक कितना है, 70 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो एलिगेशन से अगर आप सीख जाएंगे इस तरीके के प्रश्न बनाने तो आप काफ़ी समय बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 15,625 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, यदि ब्याज को जो है 8 माह पर संयोजित किया जाता है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए मैंने आपको जो एक रेशियो वाला तरीका बताया था। रेशियो वाला तरीका अगर आपको नहीं आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो डालकर चैनल पर रखा हुआ है, वो वीडियो को अगर आप जाकर देखेंगे तो रेशियो से किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है वो आप आसानी से हल कर पाएंगे रेशियो के हिसाब से। और रेशियो से काफ़ी जल्दी से आप निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर बताया था कि 3 टर्म के लिए, यहाँ पर जो है पहले क्या दिया गया कि 8 माह पर ब्याज लगता है, और कितने समय के लिए ब्याज लगता है, तो 2 साल के लिए ब्याज लगता है। तो 2 साल में टोटल कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो अगर एक बार जो है ब्याज 8 महीने पर लगता है तो टोटल 24 महीने में कितने बार ब्याज लगेंगे, 3 बार। यानी कि हमें रेशियो जो है किसका चाहिए, 3 टर्म वाला का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो चाहिए। तो 3 टर्म का मैंने वहाँ पर जो है रेशियो का बताया था 3:3:3 यानी कि 3:3:1 होता है। फिर जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है 12% नहीं, क्योंकि 8 महीने का है तो ये जो है आपका रेट दिया गया है वो 1 साल का दिया गया। तो हमें रेट क्या निकालना होगा, 8 महीने का निकालना होगा। तो अगर 1 साल का यानी कि 12 महीने में 12% ब्याज लगता है तो 8 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 8%। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2/25 होगा, यानी कि 2/25 होगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, 15,625 का, यानी कि 15,625 का क्या निकालना होगा, 2/25% निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 25 से काटेंगे तो 25 छक 150, 25 दूनी 50, 25 25 125 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1250। फिर क्या करेंगे, फिर इसका भी क्या निकालेंगे, 2/25 निकालेंगे। इसका भी 2/25 निकालेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 25 यानी कि 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब 100 को अभी क्या निकालेंगे, 2/25 निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 चौक 4 दूनी 8 हो जाएगा। सभी को जोड़ देंगे, यहाँ पर सभी को ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 12 तिया 36 3750 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 300 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 8। सभी को जोड़ देंगे, हल आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 37 3 40 4050 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा आपका 4058। ये आपका क्या गया, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो रेशियो से बनाएंगे तो काफ़ी आप बेहतर तरीका और समय की भी बचत कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो मैंने चैप्टर जो बताया है वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमित ने कितने विषयों में अपने औसत अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ये जो है आपका टोटल जो है कितने डिग्री है, टोटल जो है किसी सर्कल का जो है कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है।
ये जो है अंकों का ही तो यहाँ पर डिग्री सभी दिया गया है। तो टोटल सर्कल का जो है कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितने विषय 5 विषय 5 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 5 से 35 5 दूनी 10 यानी कि 72 डिग्री। यानी कि हमें देखना है कि 72 डिग्री से अधिक कितने विषयों में आए हैं। तो 72 डिग्री से ये हिंदी में 76 डिग्री यानी कि ये जो है अधिक है, ये सही आपका हो सकता है। इंग्लिश में 64 डिग्री है, ये तो कम है 72 से, ये नहीं होगा। मैथ में 80 डिग्री यानी कि ये 72 से अधिक है, ये आपका होगा। साइंस में 72 डिग्री है, ये तो 72 72 बराबर हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, अधिक चाहिए, बराबर नहीं चाहिए, यानी कि साइंस भी नहीं होगा। सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडीज भी नहीं होगा क्योंकि ये 72 से कम 68 है। तो कितने विषय है, हिंदी है, यहाँ पर आपका मैथ है यानी कि 2 विषय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12, 16 और 5 का जो है चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है यक्स है। तो यानी कि यक्स का मान हमें निकालना है। फिर आपसे बोला गया कि 20y 15 21 का समान अनुपात में तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, चतुर्थ अनुपात का जो है फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि चतुर्थ अनुपात का फार्मूला होता है दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा आपकी क्या हो जाती है, पहली संख्या होती है। तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी आपकी है, दूसरी संख्या आपकी है 16, तीसरी संख्या 5 है, बटा नीचे क्या कर देंगे, पहली संख्या। हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से, 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 5 चौक 20/3। ये तो आपका यक्स का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इसे बोला गया समान अनुपात में। समान अनुपात में आपका किस तरीके से आता रहता है, ये 20:y, इस तरीके से ये आपका समान अनुपात में रहता है। यानी कि ये जो आपका इस तरीके से है। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, 20:y को 20/y लिख सकते हैं। यहाँ पर समान अनुपात को बराबर 15/21 लिख सकते हैं। हल करेंगे y का वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से। तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 5 से काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। तो y बराबर ये आपका 4 बार में 4। तो आपका क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। तो x का वैल्यू भी अब हमें पता चल गया, y का भी वैल्यू पता चल गया। हल यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना है, 6 × x है। तो x का वैल्यू कितना आया था आपका, 20/3 माइनस क्या हो जाएगा y। तो y कितना 28 है। हल करेंगे, 3 दूनी कितना चला जाएगा 6, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 40 में से 28 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 12। यानी कि ये आपका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।